हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस डालूँगी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन हम देखेंगे इस वीडियो में। पहले की वीडियो में हमने शिक्षा का द्वंद्व सिद्धांत देखा था। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि टैगोर जी का शिक्षा दर्शन क्या था। ठीक है, तो ये रहा टैगोर जी का शिक्षा दर्शन। तो इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसे देख लेना ध्यान से, समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? 1861 में, और 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसे आप याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। भूमिपतियों के वो गुण धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता जो थे उनका नाम देवेंद्रनाथ था। वो आध्यात्मिक और सुदृढ़ किस्म के व्यक्ति थे। उस समय के कुलीन घरानों के बहुत से अन्य बच्चों की तरह रविंद्रनाथ के बचपन का अधिकांश भाग नौकरों के क्वार्टरों में भी था। ठीक है। उन्हें पहली शिक्षा बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय से मिली। बाद में अंग्रेजी में ठोस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बंगाली अकादमी में प्रवेश लिया। स्कूल में वे ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहे। तो उन्हें पहली शिक्षा कहाँ मिली थी? बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय से मिली। वहाँ से उन्होंने पहली शिक्षा प्राप्त की। और बाद में जब अंग्रेजी में ठोस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए, उन्होंने बंगाली अकादमी में प्रवेश लिया था। स्कूल में वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, अभी इसका हम देखते हैं। तो रविंद्रनाथ की बचपन से ही सौंदर्य में रुचि थी। उन्हें सौंदर्य में बहुत ज़्यादा अत्यधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर समय प्रकृति की गोद में रहकर गुजारना शुरू किया। तो उनका मतलब, उनको प्रकृति से ज़्यादा, वो प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से ज़्यादा प्रेम था। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। उन्होंने देखा कि स्कूल के कमरों में उदासी की झलक थी। कैसे? असल में सारी इमारत ही मानववास के लिए अनुपयुक्त थी। अनुपयुक्त कैसी थी? क्योंकि वहाँ ना तो कोई चित्र था और ना ही कोई रंगों का आकर्षण था। ना चित्र था ना रंगों का आकर्षण था, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित होंगे कैसे? जब कुछ उन्हें अट्रैक्टिव दिखेगा नहीं तो वो तो वहाँ जाके बोर हो जाएंगे ना। तो वहाँ कोई चित्र और रंगों का आकर्षण नहीं था जो बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सके। इसी वजह से कुछ बच्चे स्कूल से बीच बीच में इधर उधर चले जाते थे। तो स्कूल से निकल जाते थे, और जो नियमित रूप से स्कूल जाते भी थे उनमें भी हमेशा निराशा बनी रहती थी कि वो बोर होते रहते थे। तो 6 पॉइंट की स्कूल में ऐसे थकाऊ और उबाऊ और ख़राब अनुभवों ने उन्हें अर्थपूर्ण शिक्षा पर अपने विचारों को समेकित करने और शिक्षा की समग्र प्रक्रिया में नवीनता लाने के लिए बाध्य किया। इसका मतलब कि स्कूल में ऐसा जो पूरा वो बना था, क्या कहते हैं, पर्यावरण, तो उसकी वजह से उनको शिक्षा पे कुछ ना कुछ, उनको शिक्षा पे विचार अपने देने और शिक्षा के लिए कुछ करने के लिए उनको प्रेरित किया गया, ताकि वो अपनी शिक्षा की प्रक्रिया में नवीनता ला सकें। ठीक है। तो उस पर उन्होंने ध्यान दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि टैगोर शिक्षा की ऐसी पश्चिमी पद्धति का खंडन करते थे जो मात्र बच्चे की बौद्धिक सामर्थ्य को विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए पुस्तकों की पढ़ाई पर जोर देती थी। तो जो टैगोर थे, वो शिक्षा की ऐसी पश्चिमी पद्धति, जो मतलब जो सिर्फ रटो रटो रटो, सिर्फ याद करो, पुस्तकों की पढ़ाई पर जोर नहीं देते थे, वो उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि सिर्फ शिक्षा सिर्फ बौद्धिकता विकसित करने पर ही नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने पर भी लक्षित होनी चाहिए। कि मतलब बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पर जोर नहीं देना कि वो पुस्तकें पढ़ते रहे, उसके सिर्फ बौद्धिक का विकास हो, उसका व्यक्तित्व का भी विकास हो, जिसकी बात टैगोर जी ने की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने अंडरलाइन भी करके आप देख ही होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट हमारा, कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ऐसे विकसित करे जिसमें वे प्रकृति और जीवन के विविध पहलुओं से सीधे तौर पर सीख सके। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है प्रकृति और जीवन, मतलब कैसे ज़िंदगी जीनी है और कैसे हरियाली में रह के कैसे शांति पानी है, वो भी सीधे तौर पर सीख सके। कैसे अपने बौद्धिकता का विकास करना है और कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, दोनों चीज़ों को साथ में रखते हुए चल सके। तो बच्चों को साधारण जीवन जीना चाहिए। उनका जीवन सामाजिकता, अनुकंपा और भाईचारे की भावनाओं पर आधारित होना चाहिए। स्व अनुशासित जीवन होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टैगोर के अनुसार मात्र सूचना को आगे तक पहुंचाना ही प्राप्त नहीं था, जरूरी था कि जो सीखा गया है उसे व्यवहारिकता में प्रयोग में लाया जाए, जिज्ञासाओं को शांत किया जाए और मस्तिष्क की जागरूकता को विकसित किया जाए। तो टैगोर का
मानना सिर्फ यही नहीं था कि जो हमने सीख लिया है उसको हम आगे आगे पहुँचाते जाए, मतलब जो बात हमने दिमाग में रखी है उसको हम आगे आगे सुनाते जाए, ये नहीं करना है। हमने जो अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई बात आती है उसकी जिज्ञासा को शांत करना ही हमारा कार्य होना चाहिए और मस्तिष्क की जागरूकता को विकसित करना चाहिए। अगर आपका अब अगर हमने किसी बच्चे को, जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ तो, सॉरी ये गलत हो गया, अभी पीछे जाते हैं हम, कौन सा पॉइंट था, ये वाला, हाँ यस गाइस। तो हमने ये पढ़ा था इसमें कि हाँ, मैं आपको एग्जांपल की बात कह रही थी, जैसे कोई बच्चा है, आप उसे कहते हो कि तालाब है और उसमें फ़िश जो है फ़िश रहती है तालाब में, ठीक है। तो मछली जो है पानी में तैरती है, मछली पानी में रहती है, उसको वो समझ तो आएगा, ठीक है, लेकिन जब वो उसे देखेगा तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो इसीलिए जो मस्तिष्क की उसकी जागरूकता है, जो उसकी जिज्ञासा है, उसको शांत किया जाए। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनको जवाब दिया जाए, उन्हें समझाया जाए अच्छे से, ठीक है। तो उनका मानना ये था कि चीज़ों को समझो, उसे रटो नहीं, ठीक है। तो टैगोर के अनुसार आदर्श स्कूल की स्थापना खुले आकाश के तले, मतलब खुले एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, आसमान के नीचे, पेड़ पौधे हरियालियों के बीच होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है शोर से दूर रहे और अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। इससे बच्चे रोज़ाना के शोरगुल से दूर रहेंगे। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में आश्रम स्कूल की स्थापना की, ये याद रखना। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में आश्रम स्कूल की स्थापना की, ठीक है। कब की? 1901 में शांति निकेतन में आश्रम स्कूल की स्थापना की, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वैत भावना, सभी से प्रेम करना और परिणामों पर ध्यान दिए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर जोर दिया कि मतलब मार्क्स को मत देखो, आप अपनी बस क्या करो, परिणामों पे ध्यान मत दो, अपने जो कर्तव्य है उन्हें पूरा करो, उस पर जोर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। उनका कहना था कि ऐसी शिक्षा जो ज्ञान देती है, उनका क्या कहना था कि ऐसी शिक्षा जो ज्ञान देती है लेकिन जिसका जीवन की स्थितियों से कोई सरोकार नहीं है, वो निरर्थक है। ऐसी शिक्षा जो हमें ज्ञान तो दे रही है लेकिन अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, इट इज़ वेस्ट, ओके। तो उनका कहना था कि पाठ्यचर्या को अध्यापकों और विद्यार्थियों के मिले जुले प्रयासों से विकसित किया जाना चाहिए। सिर्फ पाठ्यचर्या को आप सिलेबस सिर्फ अध्यापक ना बनाए, विद्यार्थी भी अगर मिलजुल के बनाएंगे तो उन्हें करने में भी उसको विद्यार्थियों को आसानी होगी। तो ये शिक्षा का जो टैगोर का शिक्षा दर्शन था वो ये था। हाँ जी, तो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि टेलीग्राम लिंक पे मैं PDF आपको दे दूँगी नोट्स के, बट इस PDFs के चार्जेस हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ पर वीडियो के चार्जेस है। 10 रुपीज़ तो मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ भी नहीं है। 10 रुपीज़ तो हम ऐसे ही खा जाते हैं, और अब तो हम बड़े हो गए, छोटे होते भी हम 10 रुपये की चीज़ ऐसे ही खा जाते थे। अच्छा, मैं मजाक कर रही हूँ। तो 10 रुपीज़ पर वीडियो के चार्जेस है, ठीक है, PDF के। तो नोट्स के चार्जेस हैं, कोई ये ना समझे कि नोट्स के चार्जेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार मुझे कॉल भी आता है, फिर मैं उन्हें चार्जेस अगर बताती हूँ तो उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको पहले ही बता दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और मुझे नहीं लगता 10 रुपीज़ ज़्यादा है, इससे मैं दूसरे की भी हेल्प कर सकती हूँ। उनका कहना था कि पाठ्यचर्या को अध्यापकों और विद्यार्थियों को मिले जुले प्रयासों से विकसित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आपको PDF की फॉर्म में मिलेंगे, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी। तो अच्छा, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि पाठ्यचर्या को, मतलब सिलेबस को अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलजुल कर बनाएं। उन्होंने रोजाना के जीवन में अपने सम्मुख आने वाली स्वाभाविक परिघटनाओं से सीखना और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं रोज़, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो पर घटनाओं से हम चीज़ें सीख रहे हैं, उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो ही असली शिक्षा है, अनुभव ही असली शिक्षा है, रटना असली शिक्षा नहीं है। टैगोर शांति निकेतन में बस गए, जहाँ उन्होंने सिर्फ 5 विद्यार्थियों के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। तो टैगोर कहाँ पर बस गए थे? टैगोर ने कहाँ पर, मैं आपको एक मिनट, चलिए थोड़ा इशू हो रहा है इसमें, एक मिनट, ओह शिट। तो टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मचर्य आश्रम की। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मचर्य आश्रम की, ठीक है, स्थापना की थी।
और किसके साथ की थी? 5 विद्यार्थियों के साथ मिलकर। किसके साथ? 5 विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। टैगोर स्वयं आश्रम विद्यापीठ में अंग्रेजी पढ़ाते थे। कहाँ पर पढ़ाते थे? अंग्रेजी आश्रम विद्यापीठ में। उनका मानना था कि शिक्षा का बुनियादी कार्य युवा पीढ़ी में ज्ञान को उत्पन्न और विकसित करना है और ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है। तो उनका मानना क्या था कि शिक्षा का कार्य क्या है? युवा पीढ़ी में ज्ञान को उत्पन्न करना, विकसित करना, ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान को अनुभवों से जोड़कर देखना, ताकि बच्चा उस ज्ञान को अपने अनुभव से जोड़कर देख सके। जैसे कि आपको पता है कि हम बुक्स से इतना नहीं सीख पाते जितना कि हम अपने अनुभवों से दुनिया को समझ सकते हैं। ठीक है। ज्ञान अपनी जगह है और अनुभव अपनी जगह है। ठीक है। तो उनका मानना क्या था कि शिक्षा का बुनियादी कार्य क्या है कि युवा पीढ़ी में ज्ञान को उत्पन्न करना, ताकि उनमें सही और गलत की समझ आ सके। विश्व भारती में 2 स्वायत्त संस्थाएं, कला भवन और संगीत भवन अभी भी कायम है। ठीक है। तो शिक्षा के कुछ बुनियादी सिद्धांत देख लेते हैं जो कि थोड़े टैगोर जी ने बताए थे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, कि सभी वस्तुओं में समन्वय होना चाहिए। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा क्या है? वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन की सभी वस्तुओं से समन्वय स्थापित कराती है। हमें शिक्षा वो है जो चीज़ों से जोड़ती है। ठीक है। उन्होंने 3 प्रकार के समन्वय की व्याख्या की। क्या था? पहले प्रकृति के साथ समन्वय, दूसरा मानवीय वातावरण के साथ समन्वय, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ समन्वय। उनका शिक्षा दर्शन 4 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था: प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और दर्शवाद। तो इन्होंने 3 समन्वय बताए। पहला प्रकृति के साथ, कि हम कैसे प्रकृति के साथ समन्वय करके चल सकते हैं। मानवीय वातावरण के साथ मिलजुल कर रहना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ। ठीक है। और 4 बुनियादी सिद्धांत कौन से बताए? प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। टैगोर के अनुसार शिक्षा का एकमात्र अर्थ और उद्देश्य है स्वतंत्रता, कि शिक्षा से हमें स्वतंत्रता मिलती है। विश्व को नियमों के ज्ञान में मुक्ति, विश्व में परस्पर मानव संबंधों में पक्षपात और अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है। हमें शिक्षा से ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ अंधविश्वास से और कौन विश्वास से जुड़ी है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी हो सकती है और कौन सी सही हो सकती है। ये सब हमें शिक्षा से पता लगता है। और ऐसी स्वतंत्रता चाहते थे जहाँ मन की भावनाएं और इच्छाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। वो चाहते थे कि हम शिक्षा का अर्थ है कि हम स्वतंत्रता पा सके। ठीक है। और सही और गलत की भावनाओं को पहचान सके, किसी की मन की भावनाओं को भी पहचान सके, और इच्छाएं जो उनकी स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सके, दूसरों के सामने हम अपनी इच्छाएं प्रकट कर सके स्वतंत्रता पूर्वक। रचनात्मक अभिव्यक्ति, 3rd पॉइंट है। टैगोर ने शिक्षा पर अत्यधिक बौद्धिक शासन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़नी है आपने। गांधी जी अन्य प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों के समान उन्होंने बौद्धिक विकास की निंदा की। उन्होंने किसकी निंदा की? जैसे महात्मा गांधी ने बौद्धिक विकास की निंदा की, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बौद्धिक विकास की निंदा की। और शिक्षा कुछ लोगों द्वारा दी जानी चाहिए, शिक्षा कुछ क्रियाओं द्वारा दी जानी चाहिए। हाँ, तो वो कहते थे जैसे शिल्प है, ठीक है, संगीत है, चित्रकला, नाटक कला, ये चीज़ें भी हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। उन्होंने काम द्वारा सीखने की विधि पर बहुत जोर दिया। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम एक्सपीरियंस लें, हम कोई काम सीख रहे हैं। जैसे मैं किसी कंप्यूटर वाली जगह पे काम कर रही, मैं वहाँ पे कंप्यूटर सीख रही हूँ, तो उसके बाद मैं जॉब पे लग जाती हूँ। तो जो किसी सीखने की विधि से सीखो, रटो नहीं, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन पूरा होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन पूरा हो गया। और अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। और होप्सो मैंने पहले की वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, और कई बच्चे बोलते थे मैम साउंड भी अच्छा नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने PDF की फॉर्म में रिकॉर्डर से बनाई है वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, और आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो इसके बना सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।